नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद मिसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी ये वो तारीख हैं जिन्हें दिल्ली वाले ख़ास तौर से शायद जल्दी भुला नहीं पाएँ। और ख़ास तौर से दिल्ली के साथ साथ हम जिक्र करेंगे जो शुमाल मशरक़ी दिल्ली के लोग हैं, यानी जिन लोगों ने इन तारीख़ों में सुबह के उजाले में और रात के अंधेरे में अपने सामने तशद्दुद होते देखा, लोगों की चीख पुकार सुनी और कहीं धमाके होते सुने तो कहीं गोलियां चलने की आवाज़ें आई और कहीं कहीं घरों और दुकानों को जलाने की आवाज़ आई और कहीं लोगों को बचाने की आवाज़ें आई। इन तमाम चीज़ों के बाद दिल्ली अब बहुत हद तक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट रही है। खासतौर से शुमाल मशरक़ी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। और इसी बीच अपोजिशन जमातों ने लगातार ये आवाज़ उठाई कि इस मामले पर पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता बहस होनी चाहिए। आवाज़ इस बात को लेकर उठ रही थी कि जितनी जल्द हो सके बहस हो। होली से पहले बहस कराए जाने की बात हो रही थी, लेकिन होली के बाद पार्लियामेंट में बहस कराई गई और बहस में अपोजिशन के मेंबरों को जो कहना था उन्होंने कहा। लेकिन जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने अपनी बातें रखी और उन्होंने पुलिस के पीठ थपथपाए, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जो वहाँ मकामी लोग हैं उनका ये कहना था कि अगर पुलिस चाहती तो इतना ज़्यादा तशद्दुद, इतना ज़्यादा नुकसान और इतनी ज़्यादा जानें नहीं ज़ाया होती। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने बिल्कुल ही काम नहीं किया, पुलिस ने बहुत हद तक काम किया, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस और तेजी से काम कर सकती थी। पुलिस जितनी जल्दी तैयार होकर आई मैदान में उससे और पहले आ सकती थी। कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई थी कि पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन फिर भी तशद्दुद होता रहा। ऐसे भी वीडियो वायरल हुए कि पुलिस की मौजूदगी में लोग, उनके आसपास लोग खड़े हैं और पथराव कर रहे हैं और पुलिस वहां कुछ कर नहीं रही है। कहीं ऐसे भी वाकयात थे जहां पुलिस ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी कि किसी भी तरह से हालात को रोका जाए। दरअसल ये तमाम तरह की बातें अलग अलग तंजीमों के जानिब से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई और उन्होंने जो रिपोर्ट इलाके में जाकर मिलजुल कर लोगों से बातचीत करके सामने लाई, रिपोर्ट में ये बातें ज़ख्म की, उससे ये जाहिर हो रहा है जो अलग अलग सच्चाई सामने आ रही है। आपको याद होगा बीच में कांग्रेस का भी एक वफ्द गया था और उसने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी और सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी थी। उससे पहले एक सिविल सोसाइटीज़ के लोगों ने भी इस ताल्लुक से वहाँ लोगों से मिलजुल कर वहाँ से जानकारी लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में। उन्होंने भी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दी। माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली जो है उसने भी अपने तौर पर जानकारियाँ इकट्ठा की, उसका भी अपना एक वर्जन था। और जो ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस हैं उनके तरफ से भी आज एक रिपोर्ट इस ताल्लुक से बनाई गई, तैयार की गई और वो भी वज़ारत दाखिला को सौंपी गई। इसी बीच खबर ये भी है कि एक ऐसी भी रिपोर्ट है जिसमें वज़ारत दाखिला को वो रिपोर्ट सौंपी गई है और जिसमें ये खास तौर से निशानदेही की गई है कि पुलिस का इनएक्शन इसमें देखा गया था। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग वजूहात हैं। कांग्रेस के लोगों ने जहां अपनी रिपोर्ट पर यह बात दर्ज की कि इसके लिए जो दंगे वहां पर हुए थे, मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत दोनों बराबर जिम्मेदार है। साथ ही पुलिस का इनएक्शन यानी पुलिस का वक्त पर एक्शन में नहीं आना, इसको कांग्रेस ने एक वजह बनाया था। जबकि दूसरी और रिपोर्ट्स जो हैं उसकी अलग अलग फाइंडिंग सामने आई हैं। तो आज हम खास तौर से ऐसे फाइंडिंग्स के ताल्लुक से बातचीत करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि दरअसल हकीकत है क्या। की एनआईए द्वारा जांच की जानी चाहिए, चाहे वो ताहिर हुसैन का घर हो, चाहे राजधानी पब्लिक स्कूल हो, इन सब की फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस से एक खास शख्सियत अखलाक अहमद जुड़ेंगे, हमारे नुमाइंदे जुड़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है उनको भी जोड़ें और साथ ही प्रेरणा मल्होत्रा जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के एक मेंबर हैं उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 6 अहम खबरों से। तो ये हैं वो 6 अहम खबरें। सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना के भारत में 73 मामले सामने आ चुके हैं अब तक और
कोरोना का जिस तरह से फैलाव दुनिया के तमाम दूसरे मुल्कों में हो रहा है, उससे जाहिर सी बात है कि एक बेचैनी लगभग हर जगह पे है। हिंदुस्तान में भी इसको लेकर काफ़ी अलर्ट है और इसको लेकर एक बेचैनी भी है। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने हिंदुस्तान आने वाले गैर मुल्की शहरियों का वीज़ा मनसूख कर दिया है। सिफारतकारों को छोड़कर गैर मुल्कियों का वीज़ा 15 अप्रैल तक मनसूख करने का फैसला किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा बैन अक़वामी तंजीमों मुलाज़मत प्रोजेक्ट वीज़ा पर इस फैसले का इतलाक़ नहीं होगा। WHO यानी आलमी इदारा सेहत जो है, आलमी सेहत इदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने कोरोना को आलमी वबा करार दिया है। मुल्क में कोरोना वायरस के अब तक 73 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बार बार हुकूमत इस बात को कह रही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खौफ में रहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुमकिन हो आप एहतियात बरतें। जहाँ तक मुमकिन हो जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो सलाह दिए जा रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने हाथों को साबुन से या सैनिटाइज़र से धोएं और क्लोज कांटेक्ट में किसी के ना जाएं जिनको ज़्यादा ज़ुकाम या बुखार 1 हफ्ते या 10 दिनों से ज़्यादा हो चुका है, और ख़ुद भी एहतियात बरतें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खांसी ज़्यादा दिनों तक है, बुखार भी है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे तमाम हिदायत दी जा रही हैं। और हिंदुस्तान में हुकूमत का दावा है कि भारत में ये जो मर्ज़ है बहुत हद तक अभी काबू में है और हर मुमकिन इक़दाम की जा रही है। दूसरी अहम खबर है, ये खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो सियासी बहरान इस वक्त है, कमलनाथ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो अपनी हुकूमत को बरकरार रख पाते हैं। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की असेंबली में क्या कुछ होगा, इस पर सबकी नज़र है। इसी बीच जो मध्य प्रदेश में ख़ासतौर से भोपाल में और दूसरी जगहों पर जहां कहीं भी CAA के खिलाफ एहतजाज जारी था, उसके बारे में वहां के लोगों का कहना है कि ये एहतजाज हर हाल में जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बीच CAA के लिए जो एहतजाज कर रहे हैं जो लोग, इसके खिलाफ उनका कहना है कि हुकूमतों के आने जाने से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, दोनों पार्टियों के सियासी नज़रियात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो उनका ये जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। उसके बाद आपको एक अहम खबर बता रहे हैं कि फसाद मुतासरीन की मदद में आइम्मा का इक़दाम। जी हाँ, ये एक बहुत अहम खबर है। दरअसल दिल्ली तुर्कमान गेट में वाक़ दरगाह फैज़ इलाही में दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से दिल्ली के इमामों के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई और मीटिंग में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां खुद मौजूद थे। उन्होंने मसाजिद के इमामों को अहकाम सादर किए कि हर जुमे को मसाजिद से अमन और भाईचारे और समाजी बुराई के खात्मे को लेकर खुतबा दिया जाए। साथ ही आइम्मा को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो फसाद मुतासर इलाकों का दौरा करें और मुतासरीन की पहचान करें और समाजी भाईचारे का पैगाम दें और उन्हें किस हद तक मदद पहुंचाई जा सकती है, मदद पहुंचाने की कोशिश की जाए। मुतासरीन वो कोई भी हो सकते हैं जिन पर वो फसाद के दौरान जो काफ़ी मुतासर हुए हैं, जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसके बाद जो एक अहम खबर है वो ये है कि रायचूर से आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के रायचूर में आप देखिए विंडो में दाहिनी तरफ से जो पहली खबर है नीचे, वो कर्नाटक के रायचूर की खबर है। कर्नाटक के रायचूर में सिटीजन्स फोरम का फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जानिब से शहरियत कानून यानी जो CAA है, NPR और NRC के खिलाफ आज भूख हड़ताल की गई और इस एहतजाज में लगभग हर कम्युनिटी, हर तबके के लोग शामिल थे। शहर के टीपू सुल्तान गार्डन में जारी शाहीन बाग एहतजाज के तहत मुनक़्क़िदा भूख हड़ताल में मर्दों के अलावा ख़वातीन ने भी कसीर तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात से तल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन और अहदकार मौजूद थे। उनका कहना था कि वो जो है इस बारे में बहुत पुरअज़्म है कि इनकी आवाज़ मरकज़ी हुकूमत सुनेगी। और इन लीडरों ने मकामी समाजी कारकुनों ने कर्नाटक में NPR नाफिज न करने का मुतालबा करते हुए डिप्टी कमिश्नर के जरिए वज़ीर आला येदियुरप्पा को अपना एक मेमोरेंडम भी रवाना किया है। इसके बाद एक अहम खबर है वो बीदर से है। बीदर के अंबेडकर सर्कल से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई और यहाँ भी इस रैली को गांधी जी की डांडी यात्रा का नाम दिया गया। ये बीदर, कर्नाटक के बीदर की खबर है जहाँ पर CAA के खिलाफ लगातार एक मूवमेंट, एक एहतजाज जारी है और वहाँ डांडी यात्रा का नाम दिया गया। ये जो रैली निकाली गई थी अंबेडकर सर्कल से लेकर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक, बीदर में सेकुलर सिटीजन की जानिब से मरकजी हुकूमत के शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ जो मुखालफत की गई। और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है खाना जंगी के बन सकते हैं हालात, प्रकाश अंबेडकर का कहना है। प्रकाश अंबेडकर जो
बहुजन विकास अघाड़ी के लीडर हैं, उनका ये कहना है कि अगर सीए, एनआरसी और एनपीआर को वापस नहीं लिया गया तो मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, ये उनका कहना था। और ये थी वो 6 खबरें। अब हम सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का, और आज का जो हमारा मौजू है कि दिल्ली फसादात को लेकर जो अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग जो सामने आ रही है, उसमें किस तरह की बातें सामने आ रही हैं और उसके दरअसल हकीकत है क्या, इस बारे में अब हम सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से मौजूद हैं हमारे साथ खास मेहमान अखलाक अहमद हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं, साथ ही हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद भी मौजूद हैं हमारे साथ, और हम अब सीधे उनका रुख करते हैं। खुर्रम, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा ये कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, और जो अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से रही हो या सिविल सोसाइटी की तरफ से रही हो, या फिर एक और जो रिपोर्ट आई है ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस उनके तरफ से है, तो आपने इन रिपोर्ट्स का स्टडी भी किया है, और सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस वक्त जहां मौजूद हैं आपने क्या महसूस किया है, लोग क्या कह रहे हैं इस ताल्लुक से? देखिए विशाल, अलग अलग तरह की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स ज़रूर आ रही हैं जिसमें तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिहादी ग्रुप्स हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसमें ज़्यादातर जो नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है, जिस तरह से दिल्ली अखिलती कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके अलावा यूथ डॉक्यूमेंटेशंस की रिपोर्ट आई है, तो उसके ज़रिए से ये ज़रूर कहा गया है कि टारगेट किया गया था एक ख़ास तबके को। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे ही घर के सामने मौजूद हूँ। ये वो घर है जो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें साफ तौर पर कुछ पुलिस और सिक्योरिटी के लोग कुछ नौजवानों की पिटाई कर रहे हैं और उनसे वंदे मातरम ज़बरदस्ती पढ़वा रहे हैं। ये उस पिटाई जिन नौजवानों की जा रही थी उसमें एक नौजवान था फैज़ान, ये उसका घर है। किस तरह के हालात हैं आप देख सकते हैं, और बाद में पिटाई की वजह से उस नौजवान की मौत हो गई थी। ये उसका घर है। अंदर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान, वीरेंद्र ग्रोवर और जो ख़ानदान के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी पर्सनल मीटिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आप जो पूछ रहे थे किस तरह के हालात है, क्या सोचते हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ज़रूर हम पूछेंगे। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, अब बताइए कैसा लड़का था, और अब आप लोग जिस तरह से तमाम चीज़ें हो रही हैं, आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? देखो, वो लड़का ऐसा था, यहाँ गली में ज़्यादा नहीं फिरता था, उसे काम से काम था, दूसरा काम नहीं था। वो यहाँ आया तब प्रोडक्ट्स पे पुलिस ने लाठी चार्ज करा, आंसू गए छोड़े, इतने छोड़े कि उनकी क्षमता अगर 5 के झेलने की थी तो 150 मारे। 1 घंटे तक प्रोडक्ट्स पे आंसू गए छोड़े, और पुलिस ने कुछ लड़कों को पकड़ा, उनको इतना मारा कि जिसमें फैज़ान की मौत हो गई। हमने कुछ देर पे यहाँ पर देखा कुछ सीसीटीवी कैमरे भी टूटे हुए हैं, तो क्या इस तरह की कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, ये क्या कोई सुनियोजित आप लोगों को साजिश लगती है? क्या कोई साजिश की गई थी जिससे ये दंगा हो रहा था? तो ये दंगा जो हुआ है, ये कपिल मिश्रा ने मौजपुर में आके जो बयान दिए थे, उन बयानों की वजह से झगड़ा हुआ, और उसमें उसने शाम के टाइम से मुसलमान लड़कों को मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर सुबह से वो 2 टिलारियाँ लेकर आया था अदौर चौकों की, उसी वजह से ये हिंसा बढ़ी है। यहाँ तो 2 महीने से प्रोटेस्ट बहुत सही तरह से चल रहा था। हम लोग तो प्रोटेस्ट के उस तरफ लोगों को नहीं जाने थे, अंदर ही अंदर रखते थे। 3 दिन तक जो फसाद होता रहा, उसमें क्या निकला कि ये जो टकराव हो रहा था दोनों के बीच में हो रहा था, या कुछ लोग हमला कर रहे थे, कुछ लोग बचाव कर रहे थे? देखिए, उस टाइम तो हम पुलिया पे नहीं गए थे, क्योंकि अफरा तफरी इतनी मची हुई थी कि पुलिस भी यहाँ लगी हुई थी, और भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी यहाँ थी, शोर शराबा चारों तरफ से मच रहा था। बिल्कुल जी। यहाँ पर कुछ नौजवान खुर्रम, मैं आपसे जरा सा वक्त लेना चाहूंगा जी। अगर आप किसी से बात करा रहे हैं तो ठीक है जी बात कराइए जी। नहीं, यहाँ पर नहीं विशाल, आप बात कर लीजिए जी। मैं दरअसल एक रिपोर्ट आप आ चुकी है हमारे पास भी, वो रिपोर्ट हम दिखाना चाह रहे थे दरअसल कि फैक्ट फाइंडिंग के ताल्लुक से क्या क्या रिपोर्ट्स अब तक आई हैं, उस पर एक हम रिपोर्ट नाज़रीन को दिखाना चाह रहे थे। उसके बाद हम अपने मेहमानों से जुड़ेंगे, अखलाक साहब से भी। एक रिपोर्ट देखते हैं।
ग्रुप ऑफ एकेडमिशियन के जरिए तैयार की गई ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट वजारत दाखिला को भी पेश की गई है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि तशद्दुद के पीछे जिहादी ग्रुप का हाथ है। ये तशद्दुद सोची समझी साजिश के तहत हुए हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल प्रेरणा मल्होत्रा बताती हैं कि उन्होंने तशद्दुद वाले इलाकों का दौरा किया और पता चला कि मकामी हिंदू और मुसलमानों का अहम किरदार था। दोनों ही कौमें तशद्दुद नहीं चाहती थीं, इसलिए इस मामले की जांच NIA से करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक तशद्दुद होना एक बड़ी कमी थी। हम लोग करीब करीब 8-10 दिनों के अंदर कई बार वहाँ पर गए, लगातार जाते रहे और ज़्यादातर जो प्रभावित इलाके हैं वो चाहे शिव विहार का हो, चाहे जाफराबाद का हो, चाहे भजनपुरा का हो, करावल नगर हो, हम ज़्यादातर सभी जगह पर गए हैं और हम कई लोगों से मिले हैं, विक्टिम्स की फैमिली से मिले हैं। हमने उन जगहों का दौरा किया जहां पर नुकसान हुआ है संपत्ति का, और वैसे मतलब दुकानें, मकान जलाए गए, और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिनके परिवार के लोग मर गए हैं, हमारा उनसे भी मिलना हुआ। जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनसे भी हमने मुलाकात की। यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन के जरिए पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि तशद्दुद साजिश के तहत हुआ है और मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के ऊपर कई सवाल उठाए गए हैं, जबकि LG की जानिब से इंक्वायरी कमीशन बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों का ग्रुप भी बनाया जाना चाहिए। इससे कबल कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी पुलिस और दिल्ली हुकूमत पर सवाल उठाए थे। टीम के मेंबर रहे साबिक रुकन तारिक अनवर का कहना है कि तशद्दुद की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती। तो अपनी पीठ थपथपाएंगे ही, लेकिन जो हकीकत है वो तमाम मीडिया में भी आ चुका है और सब सार्वजनिक हो चुका है कि पुलिस का क्या रवैया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पुलिस का भी जो एक तरफा रवैया था या भेदभाव वाला रवैया था, उसकी वजह ये थी कि जब देश के वज़ीर आज़म, देश के होम मिनिस्टर, अगर वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हों जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि जैसे उनकी नीयत हो कि मुल्क के अंदर फ़रका वाराना फसाद कराना है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों का और उनसे सवाल करेंगे कि दरअसल वो अब इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से अखलाक अहमद और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद, और साथ ही प्रेरणा मल्होत्रा भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हम सीधे बात करते हैं पहले प्रेरणा मल्होत्रा से। प्रेरणा जी, एक सवाल यहाँ पर काफ़ी अहम ये आ रहा है कि 3 दिनों तक ये जो तशद्दुद होता रहा, ये आपकी रिपोर्ट में भी ये सामने है, तो इन 3 दिनों तक होते रहने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कराना कोई भी चाहता हो, लेकिन उसे रोकने की जिम्मेदारी किस पे है? जी, पहली बात तो ये है कि जो ये शुरुआत हुई दंगों की, जब हम किसी भी दंगे को जानना चाहते हैं, उसकी जड़ में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत को देखना होता है। और हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी शुरुआत 23 तारीख या 24 तारीख से नहीं होती है, 23 फरवरी से नहीं होती है, बल्कि मैं इसकी शुरुआत को 15 दिसंबर 2019 से मानती हूँ, क्योंकि एक पूरा प्रकरण चलता है, पूरी प्रक्रिया चलती है। जब CA का विरोध शुरू होता है, जो 11 दिसंबर को कानून बना था, उसके खिलाफ जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं, ये उसी का अंतिम चरण है कि दंगे आकर उसमें दंगे का रूप ले लेता है। और ये 15 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक कई बार बीच में वायलेंट किस्म के बीच में बसें भी जलाई गई, बीच में कई तरह के ये ऐसे, लेकिन इसी बीच फायरिंग तो प्रेरणा जी जामिया के बाहर भी फायरिंग हुई थी और जो शाहीन बाग का इलाका उसके बाहर भी फायरिंग हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो शुरू में ये शाहीन जो जामिया से शुरुआत होती है, जो सारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और वहां पर कई तरह के नारे भी लगे थे और पुलिस पर भी फायरिंग का केस हुआ था वहीं पे। उसके बाद ये कई जगह पर धरना स्थल बन गए और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार मानते हैं कि ये जो शुरुआत हुई, जो इतने दिनों तक रेडिकलाइजेशन किया गया, जिसमें TFI का भी रोल है और जिसमें कई तरह की हेट स्पीचेस, मतलब आपको नहीं लगता कि पुलिस कहीं से इसमें जिम्मेदार है?
मुल्क की राजधानी दिल्ली में जो कैपिटल सिटी है वहां 3 दिनों तक प्रोग्राम होता रहता है और पुलिस की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती है। बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनती है? मैंने कब मना किया? मैं तो एक शुरुआत की बात कर रही हूँ कि इस सारे के पीछे इसीलिए हमने कहा कि एनआईए की जांच होनी चाहिए, जो इसमें दोषी है सब दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जी, इसमें मैं जरा एक हमारे साथ एक और मेहमान है अखलाक अहमद, उनका भी वर्जन लेते हैं। प्रेरणा जी, आप हमारे साथ बने रहें और सुने उनको, फिर मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। अखलाक साहब, अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है, कांग्रेस की रिपोर्ट में आपने क्या पाया? देखिए विशाल साहब, ये रिपोर्ट्स अलग अलग हैं और मैं सबसे पहले आपके चैनल के ज़रिए से जो जानें हलाक हुई हैं 52 से ज़्यादा, उनको जो है भावहीन मन से श्रद्धांजलि पेश करता हूं कि हिंदू मरे या मुसलमान, लहू का रंग होता है लाल। जिस तरह से जानें हलाक हुई हैं, और आज आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल मिल रही है, आप बोलिए। आज पूरी तरह से इंसानियत शर्मसार हुई है। ये लगा लीजिए कि वहां सेंटर में बैठी हुई सरकार जी और दिल्ली में बैठी सरकार, दोनों सरकारें तीनों दिन तक सोती रहीं और दिल्ली पूरी तरह से जलती रही। क्या यह जिम्मेदारी नहीं होती सरकार की कि वो उसको काबू करे? जिस तरह से एक मशहूर शेर है बशीर बद्र साहब का कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, कि वहां आपकी रूह कांप जाएगी जो आपको नमूना देखने को मिले। अभी मैं सुन रहा था प्रेरणा मल्होत्रा साहिबा को, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक भी घटना किसी भी जगह, चाहे शाहीन बाग की बात करें, चाहे आप जामिया की बात करें, जामिया में आज तक डेमोक्रेटिक मैनर में स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहां पे किस तरह से नंगा नाच दिल्ली पुलिस की तस्वीर देखने को मिली कि लाइब्रेरी में घुसकर बच्चों को मारा गया। पूरी इंसानियत कांप गई और पूरी दुनिया ने इसकी मजम्मत की। इसी तरह से वहां पे आके एक शख्स गोली चला के जाता है, वहां के लोगों ने संयमता से काम ली। उसी तरह शाहीन बाग में एक भी हिंसा की घटना अगर हुई हो, आप मुझे बता दीजिए। वहां भी आकर प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चलाई जाती हैं, उसके बाद ये ड्रामा शुरू होता है। देखिए इसमें जो भी कल्प्रिट है, आप आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल बहुत इत्मीनान से हम सुन रहे हैं, आपको नाज़रीन भी सुन रहे हैं। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है जफरुल्लाह साहब की कि ये दंगा पूरी तरीके से प्री प्लान था। 3 दिन पहले 2 दिन पहले लोग आते हैं और एक स्कूल में ठहरते हैं, क्योंकि हमने वहां जाकर विशाल भाई देखा है जिस तरह से सिलेंडर फेंके गए हैं, और मैं खुद विजिट कर आया हूं। मेरे पास फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, आप चाहें तो मैं दिखाऊंगा। शिव विहार में और चांद बाग में जिस तरह से ब्रूटलिटी हुई है, और पुलिस पूरी तरह से तमाशबीन बनी रही 3 दिन तक। मैं तो कह रहा हूं कि ये दिल्ली प्रेरणा मल्होत्रा जो है वो भी इस बात को मान रही है कि पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, वो भी मान रही है कि ये एकदम सुनियोजित है, लेकिन वो कह रही है कि इसमें जिहादी एलिमेंट का हाथ है। आप कह रहे हैं कि इसमें कोई और एलिमेंट है। प्रेरणा जी, मैं कंप्लीट देखिए, यहां पुलिस पूरी तरह से किसकी सरकार है? केंद्र में बैठी सरकार जिसके अंडर पुलिस आती है, और स्टेट में बैठी सरकार, वो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी केजरीवाल की कि वो वहां जाकर लोगों से, अपने 62 MLAs हैं उनके साथ जाकर वहां अपील करते कि आप जो है, मैं आपसे दंगा रोकने की अपील कर रहा हूं। उन्हीं के विधायक कहते हैं खड़े होकर कि हम लोग LG से मिलने के लिए वो जाते हैं, LG उनसे मिलते नहीं है, दिल्ली जल रही है, LG सो रहे हैं। अगले दिन हम लोग केजरीवाल से उनके घर पर मिलने जाते हैं और उन्होंने हम पे वाटर कैनन फेंकवाया, और 6 बजे तक वहां पे स्टूडेंट्स को ब्रूटलिटी के साथ मारा गया। तो ये पूरा एक सुनियोजित तरीका है जिसमें केंद्र में प्रेरणा जी और दिल्ली की सरकार। मैं एक सवाल प्रेरणा जी से करना चाहता हूं। प्रेरणा जी, आपकी जो रिपोर्ट है, बेशक ये बात तो अब बिल्कुल जो वजारत दाखिला है वहां भी मानी गई है कि कुछ लोग बाहर से आए थे, कि सवाल इस बात को लेकर है कि दिल्ली जो हमारा कैपिटल है वहां पे पुलिस की तैनाती है, वहां 2 हुकूमतें हैं, रियासत की हुकूमत है, वहां मरकज की हुकूमत है, लेकिन क्या इसमें हम ये नहीं मान सकते कि ये दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन की और दिल्ली की पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि 3 दिन तक ये ना होता? जी, ये जो अभी बात हो रही थी, भाई साहब कह रहे थे कि ये सुनियोजित दंगे थे। हम भी इस बात को मानते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं थे, इसके पीछे कम से कम कुछ सप्ताहों की तैयारी थी।
जिस तरह से वहां पर एसिड बॉम्ब इकट्ठे किए गए, जिस तरह से वहां पेट्रोल इकट्ठा किया गया, जिस तरह से वहां पर बुलेलें लगाई गई जो वेल्ड की हुई थी, जो राजधानी स्कूल के ऊपर मिली हैं, जिस तरह से वो सारा कुछ, तो इसमें बहुत बड़े बड़े रोल दिखाई देते हैं। हो सकता है कि इसमें आउटसाइड एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो जिस तरह से तो क्या आप मानेंगे कि इतना सब कुछ होता रहा और दिल्ली जैसे शहर में दिल्ली की पुलिस को भनक नहीं लगी? एक मिनट मुझे जवाब, जो भी लोग, ये किसके अंदर आती है पुलिस? आप बताइए, होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? हमारे होम मिनिस्टर संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हम लोगों ने नाश्ता छोड़ दिया, हम ट्रम्प की मेहमान नवाजी में मुब्तला थे, हमारा देश जल रहा है और हम जो है ट्रम्प की मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं, हमें वहां इस्तीफा देना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। आज दिल्ली जली है और जो हंगामा हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। आज जिस तरह की, सुनिए, देखिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और सुनिए, जिसने दंगे भड़काए और ये जो शुरुआत हुई है, मिसाल, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाएंगे, हमारे देश के होम मिनिस्टर कहते हैं कि बटन बाबरपुर में। देखिए, मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया है। अखलाक साहब, प्रेरणा जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या 3 दिनों तक होते रहने से रोका जा सकता था? क्या कुछ हद तक पुलिस की जिम्मेदारी है जो मरकज की ज़रिए निगरानी है? नहीं करेंगे। और वारिस पठान का भी बयान, ये सारे बयान ऐसा नजर आता है कि चाबी कहीं और से भरी जा रही है। जी, चाबी भरी जा रही है, सब पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं बहुत माजरत के साथ आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। और लेकिन ये बात जरूर है कि प्रेरणा कह रही है, प्रेरणा मल्होत्रा की एनआईए से जांच कराई जानी चाहिए, अखलाक भी कह रहे हैं कि एनआईए से जांच कराई जानी चाहिए। और इस पर ये सवाल बार बार उठ भी रहा है कि दिल्ली में अगर 3 दिनों तक ऐसा होता रह सकता है तो क्या पुलिस पर सवाल नहीं उठता? और पुलिस किसके अंडर में है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदाब।